हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। आज हम कवर करेंगे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऑफ़र क्या होता है एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड इसके बाद हम कंसिडरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, ये सब पढ़ेंगे। पर आज की वीडियो में हमारा प्राइम फोकस रहेगा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो करा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। एंड उसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ कवर करा है, तो आप उसे पहले एक बार देख लीजिए। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रोमिस। सपोज़ किसी ने ऑफ़र दिया, किसी पार्टी को, ए ने ऑफ़र दिया बी को एंड ए का ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया तो वो बन गया प्रोमिस। वहीं अगर प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गया तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? ऑफ़र, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद कंसिडरेशन, एंड ये सब चीज़ें बन जाएगा एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये चीज़ हमें चाहिए होंगी। एग्रीमेंट कब बनता है? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस से। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन के साथ एग्रीमेंट बनेगा और पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और दो पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए और दोनों ही पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंट से मतलब मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होनी चाहिए, और उन दोनों पार्टीज़ का जो कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने करना है या नहीं करना है वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर करी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑफ़र। ऑफ़र को प्रपोजल कहते हैं। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये डिफाइंड है। डेफिनेशन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other, such act or abstinence is said to make a proposal। तो इसका मतलब क्या है? सिग्निफाई करनी है उसकी विलिंगनेस कुछ करने की या फिर नहीं करने की। क्यों करनी है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, दूसरी पार्टी की असेंट लेने के लिए हमें उसे सिग्निफाई करनी है, कम्युनिकेट करनी है। ये चीज़ होती है प्रपोजल। ओके, आपको प्रपोजल और ऑफ़र इंटरचेंजेबली देखने को मिलेगा। कहीं पे प्रपोजल होगा क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे ऑफ़र होगा, दोनों का मतलब एक ही है। बेयर एक्ट यानी कि स्टैच्यूट जो है लॉ के अंदर प्रपोजल होता है, ऑफिशियल यानी कि लीगल नेम है प्रपोजल, एंड हम नॉर्मल यूज़ में ऑफ़र बोलते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑफ़र करता कौन है, कौन दे सकता है ऑफ़र। मैं ऑफ़र मेक कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, कौन कौन ऑफ़र कर सकता है? ऑफ़र जो देगा वो देगा कोई पर्सन कैसा होना चाहिए? या तो नेचुरल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन होते हैं ह्यूमन बींग्स, या फिर लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन का मतलब है कंपनीज हुआ, कॉरपोरेशंस हुए, और लीगल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है। तो दो तरह के पर्सन ऑफ़र दे सकते हैं। कौन कौन? नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। काफ़ी सारे टाइप होते हैं ऑफ़र के, जैसे कि जर्नल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, एक्सप्रेस्ड ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र। ये सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम ऑफ़र। हमने देखा कौन दे सकता है, पर्सन दे सकता है। किसको दे सकता है? अब ऑफ़र जो देगा, कोई पर्सन दे रहा है, किसी को तो देगा। पार्टी ए पार्टी बी को तो ऑफ़र देगी। अब किस को देगी ऑफ़र? कोई स्पेसिफिक पर्सन को दे सकती है या टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब
किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, पर्सन हुआ, एक स्पेसिफिक ऑफर होगा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को देना है तो हो जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। वहीं दूसरी तरफ अगर एक पब्लिक एट लार्ज में, मतलब पब्लिक को न्यूज़पेपर में मैंने पब्लिश कर दिया कि XYZ ए ऑफ़र है एंड इसमें सब हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये होता है जर्नल ऑफ़र। जर्नल एक पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र दिया है हमने। तो दो तरह से ऑफ़र हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑफ़र एंड जर्नल ऑफ़र। अब ये तो देखा हमने किसको दे सकते हैं ऑफ़र। अब देंगे कैसे, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है। तो कैसे दे सकता है, बाय वर्ड्स। वर्ड्स कैसे होंगे, या तो हम बोल के दे दें या फिर उसे रिटन में, लेटर राइटिंग हो गया, लेटर रिटन में दे दिया। ओरल होता है, आपने बाई माउथ स्पीक करके कुछ ऑफ़र दिया है, या फिर आपने लेटर लिख के रिटन में दिया है। एक मेथड तो ये हो गया बाय वर्ड्स। दूसरा होता है बाय कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट हमारा बिहेवियर, हम कुछ जेस्चर से, मतलब बोल रहे हैं लिख रहे नहीं है, पर हमारा बॉडी लैंग्वेज एक इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा। कंडक्ट हम ऐसा दिखा रहे हैं, हम ना बिहेवियर ऐसा दिखा रहे हैं कि हम इस ऑफर में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड ऑफर। और जो एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेस होता है वर्ड से, ओरल और रिटन, ये होता है एक्सप्रेस्ड ऑफर। तो दो तरह के ऑफर, एक्सप्रेस्ड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। किस चीज़ का ऑफ़र देना है हमें, कुछ करने का या ना करने का। ऑफ़र किस चीज़ का देंगे हम, पहले हमने देखा कौन देगा, किसको देगा, कैसे देगा। अब किस चीज़ के लिए ऑफ़र देना है हमें, हमें देना है कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए। कुछ करने के लिए हो जाएगा पॉजिटिव और कुछ ना करने के लिए हो जाएगा नेगेटिव ऑफ़र। पॉजिटिव ऑफ़र, नेगेटिव ऑफ़र। पॉजिटिव का एग्जांपल जैसे आप आई वांट टू परचेज़ योर कार, तो ये क्या है, हम ऑफ़र दे रहे हैं कुछ करने का, परचेज़ करने का। और वहीं पर किसी ने बोला कुछ काम ना करने के लिए ऑफ़र दिया किसी ने, आई एम गिविंग यू ऑफ़र, प्लीज़ डोंट ओपन योर शॉप, आई विल पे यू दैट मच अमाउंट। तो यहाँ पे उसने शॉप खोलने के लिए मना कराया उसने, तो कुछ ना करने के लिए ऑफ़र दिया है उसने। दो तरह के ऑफ़र हो जाएंगे, पॉजिटिव कुछ करने के लिए एंड नेगेटिव कुछ ना करने के लिए। ओके, उसके बाद आता है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र क्या होता है, व्हेन पर्सन टू whom the offer is made does not accept the offer as it is, he counters the condition, that is called counter offer। तो इसे एक एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पर्सन ए है एंड ये पर्सन बी है। ए ने ऑफ़र दिया बी को, ठीक है, ए ने ऑफ़र दिया बी को, पर टू whom the offer is made, किसको, बी को, ये हो जाएगा बी। टू whom the offer is made, बी को ही तो ऑफर मिला है। does not accept the offer as it is, ए ने बोला था आई वॉन्ट टू परचेज योर मोबाइल फ़ोन फॉर 5,000 रुपीज़, पर बी ने बोला नहीं भाई 5,000 रुपीज़ का नहीं, मैं तो 2,000 रुपीज़ का ही सकता हूँ। तो इसने क्या हुआ, इसने एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करा, इसने एक एडिशनल कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो ये काउंटर ऑफर होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये हो जाएगा काउंटर ऑफर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप गए मार्केट में, आपको लेनी थी वॉच। अब वॉच आपने पूछी शॉप पे, ये वॉच कितने की है, तो शॉपकीपर ने बोला 2,500 की है। पर आपने बोला कि 2,500 की कहाँ, ये तो 2,000 रुपीज़ की मिल जाती है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने आपको ऑफ़र दिया 2,500 के लिए, पर आपने उसे काउंटर कर दिया उसको, एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करके आपने उसमें नई कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी कि ये तो 2,000 रुपीज़ की है, तो वो काउंटर ऑफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें क्रॉस ऑफ़र की। क्रॉस ऑफ़र कौन से होते हैं, व्हेन टू ऑफ़र ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम इज कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र। सेम टाइम, सेम कंडीशन, सेम टर्म्स, मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्रॉस ऑफ़र है क्या। देखो, ये पार्टी ए है एंड ये पार्टी बी है, तो एक ए को बी का घर परचेज़ करना है,
बी का घर परचेज करना है ए को एंड बी को अपना घर सेल करना है ए के लिए। पर अभी इन दोनों को कुछ नहीं पता कि ये ऑफ़र दे रहा है, ये ऑफ़र दे रहा है, कुछ अभी इन्हें पता नहीं है। और ए ने ऑफ़र सेंड करा बी के लिए कि आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस फॉर 2 लाख रुपीज़। बी ने ए को ऑफ़र सेंड करा कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 2 लाख रुपीज़। तो क्या हुआ, सेम टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल हो गई। सेम टर्म कंडीशन क्या है, उसने भी हाउस लेना है और उसने भी 2 लाख रुपए का लेना है, इसको भी हाउस बेचना है, इसको भी 2 लाख रुपए का ही बेचना है। तो सेम टर्म्स सेम कंडीशंस एट सेम टाइम, जिस डे को ये भेज रहा है उस डे को ही वो भेज रहा है, सेम टाइम हो गया। 3 कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या क्या, सेम टाइम, टर्म सेम है, कंडीशन सेम है, तो तीनों चीज़ फुलफिल हो गई। यानी कि इसमें देखें हम, डेट भी सेम हो गई, मनी भी सेम हो गई, और जो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है वो भी सेम हो गई, यानी कि हाउस। तो एक साथ क्रॉस कर रही हैं ये। यहाँ पे क्या हुआ, इसने भी यहाँ दी, इसने भी यहाँ, बीच में क्रॉस हो गई ये। बीच में जब क्रॉस हो गई तो ये बन गया क्रॉस ऑफर, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे। ठीक है, जैसे एक टाइम पीरियड है, इसके अंदर अभी ऑफर रिमेन ओपन रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। एक तरह से टेंडर भी स्टैंडिंग ऑफर का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। तो एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होंगी वैलिड ऑफर होने के लिए। ठीक है, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, हमने देखा टाइप ऑफ ऑफर्स होते हैं एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो या तो ऑफर एक्सप्रेस्ड हो यानी कि बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन, या फिर इम्प्लाइड हो, इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट और बिहेवियर। और ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, या तो स्पेसिफिक किसी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, या फिर जनरल यानी कि पब्लिक एट लार्ज पर हो। थर्ड पॉइंट है ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी कि पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। कुछ कैजुअल या डोमेस्टिक ऑफर नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक रिलेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टी की। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। वेग का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है और वो कंफ्यूजिंग है। तो ऑफ़र कैसा होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ 5000 रुपीज़। इसने क्या बेचना है, फ्रूट्स। दिस इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स और स्पेसिफिक क्वांटिटी आर नॉट मेंशन। भाई ए ने ऑफ़र करा फॉर सेल ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स कौन से हैं ये तो बताया ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक बताया ही नहीं, क्लियर नहीं है। फ्रूट्स में कौन से होते हैं, मैंगो भी आता है, बनाना भी आता है, ऑरेंज भी आता है, पता नहीं क्या क्या फ्रूट्स, सब फ्रूट्स में आते हैं। तो अब कौन से फ्रूट्स देने हैं ये तो क्लियरली बताया ही नहीं गया, तो ये कैसे हो जाएगा, नॉट क्लियर, वेग ऑफर हो जाएगा ये। तो ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होता। एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्लियर होना चाहिए एंड वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिग्निफाई हिज असेंट बोला था ना, ये सिग्निफाइज टू अदर पार्टी, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। ऑफरी को, ऑफरी यहाँ पे ए ऑफरर बी ऑफरी, जिसके पास ऑफर जा रहा है वो होता है ऑफरी, एंड जो ऑफर करता है वो होता है ऑफरर। ऑफरर एंड ऑफरी। तो ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर, तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी के लिए इतना ही समझ लो। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर मतलब कुछ ना कुछ इनवाइट कर रहे हैं ऑफ़र करने के लिए, कुछ ऐसा सा साउंड कर रहा है ना, इसे अभी पढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कंडीशंस क्या होती हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने ऑफर करा बी को कि टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ए ने ऑफर करा बी को, ए हो जाएगा ऑफरर एंड बी हो जाएगा ऑफरी। हाउस सेल करने का ऑफर करा फॉर 5 लाख रुपीज़ एंड ए ने कंडीशन मेंशन करी कि इफ़ ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन 5 days आई विल कंसिडर इट एज एक्सेप्टेड। अब ये क्या बात हुई भाई कि या तो अपना घर बेचना है या फिर किसी का घर खरीदना है। अगर आपने 5 दिन के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं सेंड करी तो मैं समझ लूँगा कि आप ये एक्सेप्टेड कर लिया आपने। तो ये तो बड़ा ही वेग हो जाएगा ना। नेगेटिव कंडीशन उसने मेंशन कर दी। उसने बोल दिया कि लेट सपोज अगर मुझे कोई ऑफ़र सेंड करे कि आई वांट टू परचेज़ योर कार फॉर 1 लाख रुपीज़। अब मेरी 10 लाख रुपए की कार है, वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए में कार लेनी है मुझे, और कंडीशन मेंशन कर दी कि अगर 5 दिन के अंदर आप एक्सेप्टेंस सेंड नहीं करते हो तो मैं सोच लूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? तो ये तो बड़ा ही गलत हो जाएगा ना लोगों के साथ। तो इसलिए ऑफ़र कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। ऑफ़र के अंदर अब नेगेटिव कंडीशन नहीं मेंशन कर सकते कि अगर आपने रिजेक्ट नहीं करा या आपने एक्सेप्टेंस सेंड नहीं करा मुझे तो मैं समझ लूँगा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है। ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र, इनमें डिफरेंस क्या है और होते क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, क्योंकि ऑफ़र हमने पढ़ा है अभी, इनविटेशन टू ऑफ़र थोड़ा अलग है। तो इनविटेशन टू ऑफ़र नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ इनवाइट कर रहा है कोई हमें ऑफ़र के लिए। आप रास्ते से जा रहे थे या फिर कॉलेज से घर जा रहे थे और आपको बीच में पड़ा डोमिनोज़ पे लिखा हुआ था 50% ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, आपको डोमिनोज़ के गेट पे 50% ऑफ लगा, आपने एंटर कर दिया डोमिनोज़ में। आप काउंटर पे जाके, डोमिनोज़ के काउंटर पे जाके बोलने लगे कि बाहर तो 50% डिस्काउंट लग रहा है, डिस्काउंट एक तरह से ऑफ लग रहा है, तो मुझे तो 50% डिस्काउंट में चाहिए। काउंटर पे आपको मना कर दिया कि 50% नहीं दे सकते हम। आपने बोला कि बाहर लगा रखा है, तो ऐसे क्यों? तो काउंटर पे आपको बोलेंगे कि वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। अब इनविटेशन टू ऑफ़र है क्या, चलिए देखते हैं। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस्ड समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफ़र। हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे पर्सन को ताकि वो आए और हमें ऑफ़र करे। टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफ़र, इट इज़ नोन एन इनविटेशन टू ऑफ़र। वो जो बाहर लगा होता है ना, वो ऑफ़र नहीं होता है, वो एक इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। वो कंपनी के या रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। क्योंकि आप अंदर जाके बोलोगे 50% ऑफ में चाहिए तो आप उन्हें ऑफ़र दे रहे हो, और जो बाहर लगा हुआ है वो एक इनविटेशन है ताकि उसको देख के आप अंदर आओ और काउंटर पे आप अपना ऑफ़र रखो कि मुझे 50% में चाहिए। और वहाँ पे उनकी डिस्क्रिशन है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि इनविटेशन टू ऑफ़र देखो कहीं डिफाइन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने देखा था सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट इनविटेशन टू ऑफ़र कहीं डिफाइन नहीं है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिसीव ऑफ़र फ्रॉम द पीपल एंड नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। देखो आपने वहाँ पे देखा था 50% ऑफ, उसे देख के क्या गए, आप अंदर गए, तो उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है ना कि आप जाओ और उन्हें ऑफ़र करो। ठीक है, और ये कोई असेंशियल नहीं है एग्रीमेंट बनाने के लिए। एग्रीमेंट कब होता है? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। पर यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र नेसेसरी नहीं है कि आपको इनविटेशन टू ऑफ़र होना ही चाहिए, जबकि ऑफ़र के लिए एग्रीमेंट नेसेसरी होता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं?
इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू होम इट इज़ मेड। अब इन्विटेशन टू ऑफर किसने करा था? डोमिनोज ने। अब डोमिनोज उसे एक्सेप्ट करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब डोमिनोज ने इन्विटेशन टू ऑफर बनाया, आप जाके वहाँ पे ऑफ़र करा आपने, एंड डोमिनोज ने दो काम कर सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लिया उसने तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, एंड रिजेक्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यही तो पॉइंट कह रहा है, एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर। कब ऑफर बनेगा वो? व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू होम इट इज़ मेड। जिस पार्टी ने इन्विटेशन टू ऑफर दिया है वही अगर उसे एक्सेप्ट करेगी, वो रिस्पॉन्ड करेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये था इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर से लेकर एक्सेप्टेंस तक की स्टेजेस देखते हैं। देखो, इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर में डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन द शॉप। अब आप शोरूम में गए, किसी के शूज़ लेने गए आप, शूज़ में वहाँ पे डिस्प्ले में लगे होते हैं सारे। अब डिस्प्ले में जो लग रहे हैं आर्टिकल्स शॉप के अंदर या शोरूम के अंदर, वो है एक तरह से इन्विटेशन टू ऑफर। अब इंक्वायरी कैसे करोगे? उसका प्राइस पूछ के, वहाँ पे जो भी लोग मेंबर्स उनके अवेलेबल होते हैं उनसे पूछते हो ना कि इस शूज़ का क्या प्राइस है, कितने का है ये। अब ऑफ़र कैसे दोगे आप? पिकिंग अप द आर्टिकल एंड अप्रोच द कैश डेस्क। हर एक शोरूम में, हर एक शॉप में एक काउंटर होता है, कैश काउंटर। वहाँ पे जाके आप पूछोगे उनसे, आर्टिकल लेके जाओगे यहाँ से निकाल कर, और डेस्क पे उनसे पूछोगे कि ये वाला आर्टिकल चाहिए मुझे, ये वाला शूज़ चाहिए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो मना करें या एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो आपने ऑफ़र करा, पहले इंक्वायरी प्राइस पूछ रहे थे आप, तो इंक्वायरी कर रहे थे। अब उस प्रोडक्ट को, उस शूज़ को लेकर आप कैश काउंटर पे गए, तो आपने वहाँ पे ऑफ़र करा। अब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? टेकिंग पेमेंट फॉर द आर्टिकल। अगर उन्होंने बोल दिया ठीक है ये अवेलेबल है, तो वो पेमेंट लेंगे एंड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे अगर दूसरे सिनेरियो में अगर उन्होंने मना कर दिया कि सर नहीं ये अवेलेबल नहीं है, तो आप उन्हें, वो बाइंड नहीं है, आप उन्हें बोल नहीं सकते कि ये तो यहाँ पे लगा है और मेरे हाथ में भी है कि दो अब उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी डिस्क्रिप्शन है एक्सेप्ट करना या ना करना। सेकंड सिचुएशन ले, जैसे मेन्यू कार्ड इन रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, उसमें मेन्यू कार्ड रखा, मेन्यू कार्ड आपके सामने है, इनविटेशन टू ऑफर है वो। अब मेन्यू कार्ड में बहुत सारी चीज़ लिखी होती हैं, चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, ये वो, कोल्ड कॉफ़ी, मतलब ETC सब चीज़ आपको लिखी होंगी। अब सपोज़ 10 चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर, 10 में से वहाँ पे 5 अवेलेबल हैं और 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको पहले से लिखा नहीं होगा कि ये अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है। वो खाली एक इनविटेशन टू ऑफर है। आप इंक्वायरी कैसे करोगे? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी? आपको कोल्ड कॉफ़ी लेनी है तो आप प्राइस पूछ लोगे कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, अब आपने ऑफ़र कैसे करोगे? ऑर्डरिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी। वेटर को बुलाया आपने, वेटर से बोल दिया कि एक ग्लास कोल्ड कॉफ़ी। अब यहाँ पे डिस्क्रिशन है उनकी, वो मना भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको मना कर दे कि सर नहीं कोल्ड कॉफ़ी नहीं है, तो ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने इनविटेशन टू ऑफर यानी कि मेन्यू कार्ड के अंदर तो मेंशन कर रखा है कोल्ड कॉफ़ी, और अब आप देने से मना कर रहे हो, तो ये कंडीशन नहीं होगी। वहाँ पे खाली आप ऑफ़र दे रहे हो, एक्सेप्टेंस करना ना करना वो उनके ऊपर है। अब एक्सेप्टेंस कैसे होगी? रेस्टोरेंट ने आपको कोल्ड कॉफ़ी ला के दे दी टेबल पर, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्शन। ऑक्शन एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर है, वहाँ पे आपको बुलाता है, लोग बाग जाते हैं ना ऑक्शन के अंदर, तो एक इनविटेशन है एक तरह से, वो इनविटेशन टू ऑफर। अब इंक्वायरी कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द मिनिमम बिड। अब ऑक्शन के अंदर गए आप, ऑक्शन में आपने पूछा कि व्हाट इज़ द मिनिमम बिड। पहले तो कुछ ना कुछ तो आप पूछते ही हैं लेने से पहले, तो आपने मिनिमम बिड जो पूछा वो हो गई इंक्वायरी। एंड मेकिंग अ बिड, अब काफ़ी सारे लोग बैठे हैं ऑक्शन के अंदर, अब
किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आपने भी इतने में बोल दिया, एक बिड कर दिया, तो आपने एक ऑफ़र करा। वहाँ पे उसे एक्सेप्ट करना ना करना मतलब वही सेम कंडीशन है। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हो गया, यानी कि आपके बिड को मान लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस। एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब्स हैं, कोई आप रास्ते से जा रहे हो या किसी ने आपको पूछा जॉब वगैरह के लिए, वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब होता है। अब उसकी इंक्वायरी हम पूछ लेंगे, पे स्केल क्या है, कितनी सैलरी है, कहाँ पे होगी, कैसे होगी, तो वो सब चीज़ें इंक्वायरी में आ जाती हैं। और वही चीज़ अगर आपने बोला उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए जो एडवर्टीजमेंट था, आपने इंक्वायरी करी थी, उसके लिए आपने रेज्यूमे सेंड कर दिया, ठीक है। आपने रेज्यूमे जैसे ही सेंड करा तो वो ऑफ़र दे रहे हो आप, जॉब के लिए ऑफ़र दिया है आपने अपने रेज्यूमे सेंड करके कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आपने रेज्यूमे सेंड कर दिया। उनका डिस्क्रिशन है, वो आपका रेज्यूमे एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेंगे तो आपको जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा। आपने जो रेज्यूमे सेंड करा था वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ये थी स्टेजेस इनविटेशन टू ऑफ़र से लेके एक्सेप्टेंस तक। इनविटेशन के बाद इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद ऑफ़र देते हैं, एंड ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस मिलती है। एक्सेप्टेंस उसी से मिलेगी जिसने इनविटेशन टू ऑफ़र दिया है, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया है एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑफ़र। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस कवर करेंगे, उसके साथ ही साथ ऑफ़र, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।